हमने बात की थी आपका बेसिकली पीबीआर जो आपका 322 जो प्लाज्मिड है उस पर हमने डिस्कशन किया था और हमने उस पर सिलेक्टेबल मार्कर पे क्या किया था, हमने उसमें डिस्कशन किया था। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं वो क्यों इतने इंपॉर्टेंट आते हैं हमारे, जब हम किसी ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म में क्या करना है, जब हमको डिफरेंस पैदा करना है या पता लगाना हमको भाई ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है और ये नॉन ट्रांसफॉर्म ही है अभी तक। ठीक है, तो यही हम इसमें क्या लगाते हैं, पता लगाते हैं। ठीक है ना, सिलेक्टेबल मार्कर्स, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्या होते हैं आपके होते हैं। फिर मैंने बात की थी कि आजकल हम अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर का यूज करते हैं, जिसमें हमने बेसिकली लैक जेड जीन के बारे में बात की थी, जिसमें हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है वो आपका किसी क्रोमोजेनिक सबस्टेट में क्या कर रहा था, आपका ब्लू कलर पैदा कर रहा था। ठीक है ना, लेकिन जब हम उस लैक जेड जीन में क्या कर देंगे, कोई अपना जीन लगा देंगे तो वो किसी क्रोमोजेनिक सबस्टेट पे क्या नहीं करेगा, वो अपना कलर नहीं दिखाएगा। इसका मतलब हम देख के ही पता लगा रहे हैं कि भाई कि जब कलर चेंज होगा तो इसका मतलब कि ये नॉर्मल है, और जब कलर चेंज नहीं होगा इसका मतलब क्या है, ये आपका रिकॉम्बिनेंट आपका प्लाज्मिड हो चुका है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आज आप आगे बढ़ते हैं। अब आप आज पढ़ेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है ना, कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब ये है बेटा कि जब आप थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं कि जैसे देखिए, जैसे क्या क्या आपने जो प्लाज्मिड है, आपने इस प्लाज्मिड में आपने फाइनली क्या कर दिया है, आपने डीएनए जोड़ दिया है। ठीक है ना, यानी कि ये जो प्लाज्मिड था इस प्लाज्मिड में आपने क्या किया, यहाँ पे अपना डीएनए क्या कर लिया, ऐड कर दिया। ठीक है ना, ये आपका फॉरेन डीएनए जो था यहाँ पे क्या कर लिया, आपने ऐड कर लिया। इसका मतलब अब ये क्या बन चुका है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। ठीक है, अब इसको कहाँ डालना आपने, इसको डालना आपने होस्ट सेल के अंदर। अब होस्ट सेल क्या है भाई, बैक्टीरिया से निकाला ना आपने प्लाज्मिड, तो उसी बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे। अगर आपने कोई प्लाज्मिड ई कोलाई बैक्टीरिया से निकाला है तो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर तो डालेंगे उसको, है ना, तो उस होस्ट सेल के अंदर डालेंगे, यानी कि किसके अंदर डालेंगे, यानी कि आप बैक्टीरिया के अंदर उसको डाल रहे हैं। ठीक है, अब जब इसको बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे तो क्या होगा भाई, जब आप इसको बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे तो ये आसानी से ये प्लाज्मिड अंदर नहीं जाएगा। ठीक है ना, अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो पहले कहा था कि भाई जब आपने उसको निकाल दिया था तो आसानी से उसको ले लेगा। ठीक है, ले तो लेगा आसानी से, लेकिन होता क्या है कि जो बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के बाहर से क्या लगी हुई है, सेल वॉल लगी हुई है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसके अंदर एक मेम्ब्रेन भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है ना, तो दो चीजों को क्रॉस करना पड़ेगा आपके डीएनए को, यानी कि सेल वॉल को भी क्रॉस करना पड़ेगा और सेल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब होता क्या है कि डीएनए एक हाइड्रोफिलिक क्या है, ये आपका कंपाउंड है। ठीक है ना, हाइड्रोफिलिक है डीएनए, यानी कि ये क्या है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये आसानी से क्या नहीं होगा, ये आपका सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, बैक्टीरियल सेल के अंदर से आसानी से नहीं जा पाता है, कौन, आपका डीएनए, जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ स्पेशल टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा, जिस वजह से आपका जो प्लाज्मिड है वो इजिली कहां चला जाए, आपके बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या चला जाए, वो चला जाए। तो पहली टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम लोग एक डाइवैलेंट कैटायन का यूज करते हैं। ठीक ना, डाइवैलेंट, DIVALENT, डाइवैलेंट कैटायन का यूज करते हैं। ठीक ना, डाइवैलेंट कैटायन में बेसिकली हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे किसका, कैल्शियम आयन का यूज करते हैं। ठीक है ना, कैल्शियम आयन का यूज करेंगे हम, तो कैल्शियम आयन से क्या होगा बेटा, होगा कुछ नहीं, ये बैक्टीरियल सेल के जो आपके पोर होते हैं उसको क्या कर लेगा, थोड़ा सा ओपन कर लेता है। यानी कि यहाँ पे जैसे आपने कैटायन का यूज किया ना, ये कैल्शियम का यूज किया, तो जो बैक्टीरियल सेल है इसमें थोड़ा सा क्या बन जाएंगे, पोर बन जाएंगे इसमें। ठीक है ना, पोर बनने से क्या होगा, ये जो आपका डीएनए है ये इजिली क्या हो जाएगा, आपका अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो आप एक डाइवैलेंट कैटायन का यूज कर रहे हैं। दूसरा एक मेथड होता है बेटा आपका हीट शॉक मेथड। ठीक ना, दूसरा एक मेथड क्या होता है, हीट शॉक मेथड। ठीक है, अब इस हीट शॉक मेथड में क्या करता है आप लोग, देखिए आप कुछ नहीं करते इसमें होता क्या है कि जो बैक्टीरियल सेल है उसको पहले आप लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, पोर सॉलिडिफाइड हो जाएंगी। ठीक है ना, देखो अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने बैक्टीरिया को रखा जब, तो इसकी जो आपके देखियो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि डाइवैलेंट कैटायन से तो हमने जो आपका प्लाज्मिड था उसको सेल मेम्ब्रेन के सेल वॉल के अंदर डाल दिया। यानी कि देखिए, यानी कि आपने क्या किया, ये सेल वॉल है। ठीक है, इस सेल वॉल के अंदर तो आपने डीएनए को डाला, दिस इज द डीएनए। ठीक है ना, यहाँ तो डाल दिया, लेकिन अब यहाँ नीचे सेल मेम्ब्रेन है, ये दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर अभी तक आपने इसको नहीं डाला, तो इसके लिए सेल मेम्ब्रेन से अंदर यानी कि साइटोप्लाज्म में आपको इस प्लाज्मिड को डालने के लिए या इस डीएनए को डालने के लिए हम हीट शॉक मेथड का यूज करते हैं।
अभी तक हम डाइवैलेंट कैटायन का यूज कहाँ करते थे, सेल वॉल को क्रॉस कराने में, तो सेल वॉल को तो क्रॉस कर लिया उसने। अब क्या हुआ कि हीट सॉल्ट मेथड में क्या हुआ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका बैक्टीरियल सेल है उसको कहाँ डालेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में रखेंगे। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड में रखेंगे तो जो इसकी जो मेम्ब्रेन होगी ना वो सॉलिडिफाइड हो जाएगी। अब तुरंत जैसे सॉलिडिफाइड हो गया, तुरंत हमने क्या किया, इसको 42 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या कर दिया, उसको अपने बैक्टीरियल सेल को रख दिया। जैसे हम इसको बैक्टीरियल सेल में रखेंगे, सॉरी 42 डिग्री सेंटीग्रेड में रखेंगे, तो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, जो ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें हल्के हल्के क्या हो जाएंगे, ये देखिए पहले ऐसा था ना, पहले ऐसा था ये, ठीक है, तो इसमें हल्के हल्के पोर हो जाएंगे, ऐसे ये पोर होगी इसमें। अभी भी आपका डीएनए कहाँ है, यहीं पे है। और जैसे ही पोर हो जाएगा, जैसे ही पोर होंगे तो आपका डीएनए क्रॉस कर लेगा कहाँ, साइटोप्लाज्म में, और फिर इसको कहाँ रख देंगे हम लोग, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख देंगे, जिससे फिर क्या हो जाएगा आपका, ये सॉलिडिफाइड हो जाएगा, फिर इससे सॉलिडिफाइड हो गया। आ रही बात समझ में? तो इसको, इस मेथड को हम बोलते हैं क्या, हीट सॉक मेथड। यानी हमने क्या किया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले क्या किया, इसको रखा बैक्टीरियल सेल को, तो ये क्या हो गया आपका, एक प्रकार से सॉलिडिफाइड हो गया। तुरंत 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे, इसके पोर खुलेंगे, तुरंत ये अंदर की तरफ चला जाएगा। और जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे फिर से दोबारा, फिर इसके पोर क्या हो जाएंगे, आपके बंद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम हीट सॉक मेथड से क्या करते हैं, आपका जो आपका प्लाज्मिड है, जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसको क्या कर दिया हमने, सेल के अंदर क्या कर दिया हमने, उसको डाल दिया। तो बड़ा इजी मेथड है ये, ठीक है ना। तो ये कई बार एग्जाम में भी आता है, किसी भी होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो पहले मैंने आपको बोला डाइवैलेंट कैटायन के द्वारा, जिसमें हम कैल्शियम का यूज करते हैं। दूसरा मैंने बोला आपका हीट सॉक मेथड के द्वारा, ठीक है ना। तीसरा इसमें आता है बेटा इलेक्ट्रिक सॉक, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो आपका एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एक मेथड है ये, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल शॉक देंगे सेल को, बैक्टीरियल सेल को, इसके पोर खुल जाएंगे और तुरंत आपका प्लाज्मिड क्या कर देंगे, आपका अंदर डाल देंगे, ठीक है। एक चौथा आता है बेटा आपका माइक्रो इंजेक्शंस, माइक्रो इंजेक्शंस, ठीक है ना। अब ये माइक्रो इंजेक्शंस क्या है, देखो बेटा आज का जमाना क्या है बेटा, नैनो टेक्नोलॉजी का जमाना है, ठीक है ना। नैनो टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी बहुत हाइप हो चुकी है आज की डेट में, ठीक है ना। हमारे पास सारी टेक्निक्स हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, ऐसी इंजेक्शन है, हमारे पास ऐसी सिरिंज वाली इंजेक्शन है जिसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म पे भी हम काम कर सकते हैं। यानी कि इतना हम लोग क्या करते हैं, एडवांस हो चुके हैं, ठीक है। तो माइक्रो इंजेक्शन में क्या करेंगे हम, उस माइक्रो इंजेक्शन पे क्या करते हैं कि अपना जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसको हमने माइक्रो इंजेक्शन में रख दिया, उसके बाद बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या कर दिया, उसको डाल दिया। अरे बात समझ, तो हम इतना एडवांस वर्क करने लगे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली जो माइक्रो इंजेक्शन होते हैं ये आपका एनिमल सेल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना आपको, एनिमल सेल के लिए क्या होता है आपका यूज होता है, कौन, माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। और एक आपका नेक्स्ट होता है, आपने पढ़ा हुआ है जीन गन के बारे में, ठीक है ना, याद होगा आप लोगों को, मैंने इसमें फोटो भी डाला था बकायदा उसमें, ठीक है ना। तो जीन गन, तो जीन गन में हम क्या करते हैं, मैंने बताया उसके आगे से किसका वायर लगी रहती है, गोल्ड और टंगस्टन की, याद रखना, ठीक है ना। उस पे हम लोग क्या करते हैं, प्लाज्मिड को रखेंगे, उसका जीन गन से क्या एक डायरेक्टली क्या करेंगे, उसको प्रेस करेंगे और जो आपका प्लाज्मिड है डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, वो बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाएगा। इसको दूसरा नाम भी बोला जाता है बायोलिस्टिक, नाम सुना होगा, हमने पढ़ा हुआ है, अलग से लेक्चर लिया हुआ इसमें, ठीक है ना। तो बायोलिस्टिक या जीन गन की सहायता से। अब ये बताइए कि बायोलिस्टिक का जीन गन हम कहाँ यूज करते हैं, वहां भी बताया मैंने आपको, यस, कहां पे करते हैं इसको, प्लांट सेल में, ठीक है ना। तो माइक्रो इंजेक्शन का यूज कर रहे हैं हम लोग कहाँ, नैनो टेक्नोलॉजी में, सॉरी माइक्रो इंजेक्शन का यूज कर रहे हैं एनिमल के लिए, एनिमल सेल के लिए। और जो आपका जीन गन है या बायोलिस्टिक है उसका यूज हम कर रहे हैं कहाँ, प्लांट सेल के लिए। तो बेसिकली ये सारी की सारी चीजें इसमें की जाती हैं, ठीक है। फिर इसमें एक आता बेटा, जैसे जो पैथोजन वेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, जो पैथोजन वेक्टर होते हैं, पैथोजन वेक्टर, ठीक है ना, जो ये पैथोजन वेक्टर होते हैं इनसे भी हम करते हैं। पैथोजन वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जो क्या करते हैं, किसी पैथोजन को ले आने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें भी हम प्लाज्मिड को रख के क्या कर सकते हैं, बैक्टीरियल सेल के अंदर हम उसको डाल सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है बेटा, आपके ये कॉम्पिटेंट होस्ट के क्या है, ये आपके कुछ तरीके हैं जिस प्रकार से हम किसी भी होस्ट को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला डाइवैलेंट कैटायन से बना सकते हैं, हीट शॉक मेथड से हम लोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक देके हम कर सकते हैं, माइक्रो इंजेक्शन का यूज जो एनिमल सेल में हम लोग करते हैं वहां से भी हम कर सकते हैं, जीन गन से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और पैथोजन वेक्टर से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंप्लीटली पैथोजन वेक्टर की सहायता से भी हम किसी भी बैक्टीरिया जो प्लाज्मिड है उसको क्या करेंगे, किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर हम उसको डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जो ये पूरी की पूरी टेक्निक है, ये हमने इसमें थोड़ा बहुत जो आपकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने इसमें डिस्कस कर दिए हैं। कल हम क्या करेंगे बेटा, आरडीटी जो प्रोसेस है इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। कल से जो कल से लेक्चर रहेगा उसको हम डिटेल्स में स्ट्रक्चर वो क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। देखिए
सबसे पहले जो आपका आरडीटी प्रोसेस में क्या क्या चीजें होती हैं, सबसे पहले हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए करेंगे। आइसोलेशन ऑफ डीएनए का मतलब उस डीएनए को निकालेंगे जो हमको चाहिए। भाई माने जाए मुझे इंसुलिन वाला क्या चाहिए, जीन चाहिए, ठीक है। तो इंसुलिन वाला जीन चाहिए, तो जीन किसी डीएनए में तो लगा होगा, तो पहले मुझे वो डीएनए चाहिए जिसपे आपका इंसुलिन वाला जीन लगा होगा। यहाँ पे ये इंसुलिन का जीन लगा हुआ है माना जाए, तो मुझे पूरा का पूरा क्या चाहिए, आपको डीएनए चाहिए। फिर क्या करूंगा मैं, फिर मैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से क्या करूंगा, इस पे वर्क करूंगा। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से जब इस पे वर्क करूंगा तो क्या होगा कि इसका फ्रेगमेंटेशन हमको मिलेंगे। तो दूसरा स्टेप मेरा यही रहेगा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक ना। उससे मुझे इंसुलिन का आपका क्या निकल जाएगा, जीन निकल जाएगा। देन क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ ए डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम उसमें करेंगे। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने पढ़ा हुआ है। देन क्या करेंगे, जब हमको वो आइसोलेशन कर दिया हमने उसने डीएनए फ्रेगमेंट का, फिर क्या करेंगे, उसको लिगेशन करेंगे। उसका हम कहाँ जोड़ेंगे, उसको प्लाज्मा में डालेंगे। कौन सा एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम, उसको जोड़ दिया हमने, ठीक है ना। देन क्या करेंगे, उस प्लाज्मिड को कहाँ डालेंगे, हम बैक्टीरियल सेल के अंदर डालेंगे, यानी ट्रांसफरिंग द आरडीएनए टू द होस्ट सेल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम डालते हैं। और लास्ट में क्या करेंगे, होस्ट सेल का कल्चर करेंगे। भाई मान लीजिए अब मुझे इस बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या गया है, इंसुलिन वाला डीएनए हमने डाल दिया। अभी क्या निकलेगा, इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करेगा या इंसुलिन हार्मोन को निकालेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको भाई हार्मोन को जब ये निकालेगा तो मुझे इसकी कॉपी तैयार करनी पड़ेगी ना इस बैक्टीरिया की, यानी कि इस बैक्टीरिया को 2 4 6 8 लगातार इसकी संख्या बढ़ाना पड़ेगा। तो इसकी संख्या कैसे बढ़ाऊंगा मैं, इसकी संख्या तभी बढ़ाऊंगा जब मेरे पास क्या होगा, कल्चर मीडियम होगा। जब मैं इसको फूड अच्छा दूंगा तो ये करेगा, लगातार ग्रो करता रहेगा, ठीक है ना। तो कल हम स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, इसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।